Hello बच्चों, let us see the question. Consider a compound slab consisting of two different material having equal thickness and thermal conductivity K and 2K respectively. The equivalent thermal conductivity of the slab is. क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक कंपाउंड स्लैब है जिसमें दो डिफरेंट मटेरियल है, यानी कि अलग अलग दो डिफरेंट मटेरियल को कंबाइन किया गया है सीरीज में, क्योंकि ये कंपाउंड स्लैब कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमें बताना है और उनकी थर्मल कंडक्टिविटी के और 2K है, तो हमें बताना है कि द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द स्लैब क्या होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है, जिसके बेस पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग आज पढ़ेंगे थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में। क्या होता है थर्मल कंडक्टिविटी, और थर्मल कंडक्टिविटी से पहले हम लोग थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो थर्मल रेजिस्टेंस के ऊपर बेस्ड है। तो जैसे कि आप लोग इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस पढ़े होंगे कि रेजिस्टेंस जो होता है वो रेस्ट्रिक्शन लगाता है या फिर अवरोध पैदा करता है। किसी भी करंट या चार्ज जब फ्लो करता है तो उसके रास्ते में अवरोध पैदा करता है। तो जिस मटेरियल में जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है उसकी कंडक्टिविटी उतना ही कम होती है। वैसे ही सेम तरीके से यहाँ पे चार्ज या करंट की जगह पे यहाँ पे हीट आ जाएगा। मतलब कि जिस मटेरियल में जितना अच्छे तरीके से हीट फ्लो करेगा वहाँ पे रेजिस्टेंस उतना ही कम होता है, और जिस मटेरियल में जितना ख़राब तरीके से फ्लो करेगा उसके मटेरियल उसको अलाउ नहीं करेगा कि वो ईजिली फ्लो करे हीट उसके अंदर, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। यानी कि थर्मल रेजिस्टेंस इज अ हीट प्रॉपर्टी, ये एक हीट प्रॉपर्टी होता है, एंड अ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बाय व्हिच एन ऑब्जेक्ट और मटेरियल रेसिस्ट अ हीट फ्लो। जो कि उसका मटेरियल जो होता है वो हीट फ्लो को रेसिस्ट करता है, उसे हम लोग कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। तो आइए इस चीज़ को लिख लेते हैं। थर्मल रेजिस्टेंस इज अ हीट प्रॉपर्टी एंड अ मेजरमेंट ऑफ अ टेम्परेचर डिफरेंस बाय व्हिच एन ऑब्जेक्ट और मटेरियल रेसिस्ट अ हीट फ्लो। तो थर्मल रेजिस्टेंस जो होता है वो हीट की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी मटेरियल या ऑब्जेक्ट के द्वारा उसके अंदर जब हीट फ्लो करता है तो उसको रेसिस्ट करता है, रोकने का प्रयास करता है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है हीट रेजिस्टेंस का वो होता है आर नॉट इक्वल टू, इसका फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। ये होता है आर इक्वल टू एल अपॉन के ए। यहाँ पे एल जो होता है मटेरियल का लेंथ होता है, ए जो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, और के जो होता है थर्मल कंडक्टिविटी होता है किसी भी मटेरियल का। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक कंपाउंड स्लैब है जिसमें दो अलग अलग मटेरियल रखा हुआ है और दोनों का इक्वल थिकनेस है, यानी कि दोनों का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो सेम है। ठीक है, एंड थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो के और 2K है। तो हमें बताना है कि इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी पूरे स्लैब के लिए क्या होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नेट थर्मल रेजिस्टेंस, जो नेट थर्मल रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोग 10th में पढ़े होंगे कि जैसे रेजिस्टेंस को हम लोग जब सीरीज में जोड़ते हैं तो रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट होता है वो R1 प्लस R2 होता है। वैसे ये भी अगर दो मटेरियल है, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे दो सिलेंडर है और दोनों सिलेंडर को हम लोग सीरीज में ऐड किए हुए हैं। जैसे यहाँ पे दो सिलेंडर है, ठीक है, और दोनों सिलेंडर की जो लंबाई है वो लंबाई इनका L है। ठीक है, तो इसका भी लंबाई हम L मान लेते हैं और इसका भी लंबाई कितना है L है। दोनों को हम लोग यहाँ पे दिया हुआ था क्वेश्चन में कि कंपाउंड स्लैब है, तो इसलिए दोनों को हमने सीरीज में ऐड कर दिया। इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको भी ए मान ले रहे हैं और इसका भी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको ए मान ले रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा अगर वो R1 है और इसके अंदर जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा अगर वो R2 है, तो अगर सीरीज में ऐड करेंगे तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, तो R की जो वैल्यू होता है वो अपने अभी अभी पीछे लिखा था कि R इक्वल टू होता है L अपॉन के इंटू ए। तो इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसको हम K1 मान ले रहे हैं और इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसको K2 मान ले रहे हैं। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे R1 की जगह पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा L अपॉन K1A प्लस L अपॉन K2A। तो जो R इक्विवेलेंट होगा
अगर इसके जगह पे हम लोग लेंथ के रूप में अगर इसका फॉर्मूला लिखें तो इसकी लंबाई डबल हो जाएगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2L अपॉन के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मान लेते हैं कि K1 K2 का जो इक्विवेलेंट होगा वो के इक्विवेलेंट हो जाएगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का तो सेम ही है, तो ये लिख सकते हैं ए। ठीक है, इज इक्वल टू एल अपॉन, अच्छा K1 और K2 में यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है, तो K1 और K2 में जो रिलेशन है वो K और 2K का है, मतलब कि पहले का दूसरा वाला डबल है। तो K1 की जगह पे हम लोग यहाँ पे K1 की जगह पे अगर K लिखें तो K2 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2K लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा L अपॉन के ए प्लस L अपॉन 2KA। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2L अपॉन के इक्विवेलेंट ए इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम 2KA हो जाएगा और ये हो जाएगा 2L प्लस एल। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 2L अपॉन के इक्विवेलेंट ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3L अपॉन 2KA। तो यहाँ से L कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे 2 अपॉन के इक्विवेलेंट इक्वल टू होगा 2 अपॉन के इक्विवेलेंट इक्वल टू L से L कट जाएगा और A से A कट जाएगा। तो 2 अपॉन के इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 3 अपॉन, इस 2 को हम नीचे लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2K। यानी कि हमें के इक्विवेलेंट की वैल्यू पता करना है, तो के इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा 4K अपॉन 3। तो ये हमारा के इक्विवेलेंट का आंसर होगा 4K अपॉन 3। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप लोग देख सकते हो कि जो सेकेंड ऑप्शन है वो हमारा सही ऑप्शन है, 4/3K। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।